हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। आई एम सौम्या एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के आंसर की को। लेकिन आंसर की को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। एज पर द फीडबैक जो मुझे मिल रहा है एंड सब जगह आपको जनरली सुनने में यही आ रहा होगा कि सबको पेपर बहुत टफ लगा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। बट यहाँ पे मेरा ये मानना है कि एवरीवन नोज कि यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट डालता ही है। एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो से वन मोर थिंग कि PYQs जिस पे मैं कंटिन्यूसली एम्फेसाइज कर रही थी, दैट वर द ओनली की सोर्स कि आप उसे फॉलो करते हुए इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, नहीं हो सकता था। हाँ, सरप्राइजिंग एलिमेंट्स थे कि नियर अबाउट 19 to 20 क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजनिंग वाले थे। नियर अबाउट 50% ऑफ द पेपर मैं कहूँगी आपके जो पेयर्स वाले क्वेश्चन थे, जो लास्ट ईयर जो सिर्फ 8 क्वेश्चन आए थे, इस बार वो 50% ऑफ द पेपर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूर थी, बट लेकिन हम सबको टिप्स एंड बिट्स में पहले से आइडिया ज़रूर लग रहा था PYQs में कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करने वाले हैं, किस पैटर्न पे वो आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो आई बिलीव कि पेपर में थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ साथ शॉकिंग एलिमेंट्स जरूर प्रेजेंट थे, बट वो इतने शॉकिंग नहीं थे कि आपको बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान होना पड़े। एट द सेम टाइम यूपीएससी के आज के इस पेपर से एक चीज तो बहुत ही एविडेंटली समझ में आती है कि दैट दे हैव मेड दिस पेपर टू फाइट द कोचिंग इंडस्ट्रीज। जितनी भी एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं मार्केट में, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द स्टूडेंट्स, उनको फाइट करने के लिए इस टाइप का पेपर यूपीएससी अब देना शुरू कर रही है। सो दिस इज मेजरली द वन थिंग विच वी ऑल शुड बी माइंडफुल अबाउट। एंड ऑल्सो जिन लोगों को लग रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था, मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा बेकार बन रहे हैं, मैं तो सिर्फ 70 स्कोर कर रहा हूँ, 60 कर रहा हूँ, या मैंने तो सिर्फ 60 ही अटेम्प्ट करे हैं, मुझे पता नहीं मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा। तो देखो, कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, अगर अभी पिछले कुछ साल में 90 के आसपास जा रही है, लास्ट ईयर तो 88 गई थी, तो लेट मी टेल यू कि 2016 में 116 मार्क्स कट ऑफ गई थी। अगर पेपर टफ था तो वो सबके लिए टफ था, कट ऑफ उससे थोड़ी और नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज आज के दिन अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट मत करो। इस वीडियो में हम सिंपली आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस के डिटेल एनालिसिस जो होगा सब्जेक्ट वाइज, ट्रेंड वाइज, जो पूरा यूपीएससी फॉलो कर रही है, पैटर्न कैसे क्या है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक एक सब्जेक्ट को डील करूंगी सेपरेटली। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। फिलहाल आज हम सीधे डायरेक्टली आंसर्स को जल्दी से देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आई हैव सेट बी विद मी, तो आप अकॉर्डिंगली आंसर्स जो है देखते चलिएगा साथ साथ। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ये धन्य कटिका के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका आंसर था ऑप्शन ए आंध्रा, बिकॉज ये जो धन्य कटिका है ये एंशिएंट नेम है अमरावती का, जो कि कैपिटल रही थी आपकी सतवाहना डायनेस्टी की। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इस स्तूपा के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसका आंसर था ओनली 2 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, विच वाज स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे ये रॉन्ग था, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्तूपा का, इट इज अ प्री बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट, इट वाज यूज्ड एज बरियल माउंड। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगेन जो पोर्ट्स के रिगार्डिंग है, पोर्ट सिटीज का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने 2017 या 2018 के पेपर में भी देखा है कि यूपीएससी ने पूछा है। सिमिलरली वही साउथ इंडिया के पोर्ट्स यहाँ दोबारा पूछ लिए गए हैं, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ वता किरुतल के बारे में पूछा हुआ था, इसका आंसर था ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे पूछा था कि इनमें से कौन सी डायनेस्टीज हैं जो 8th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुई थी, तो इनमें से कोई भी डायनेस्टी 8th सेंचुरी में स्टैब्लिश नहीं हुई थी, सो आंसर वाज ऑप्शन डी नन। ये सारी की सारी जो है आपकी नियर अबाउट 10 to 14 सेंचुरीज के बीच में ये आई थी। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको लिटरेरी वर्क दे दिया, ऑथर दे दिया, एंड देन अगेन आपसे पूछ लिया है कि कितने पेयर्स जो है करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन, तो यहाँ पे आंसर में कंफ्यूजन है, बिकॉज मैं बता देती हूँ कि पहले जो एब्सोल्युटली करेक्ट है दे आर 2 and 4, बट लेकिन जो मिलिंदा पान्हो है, ये नागार्जुन ने ऑप्शन दिया है, यहाँ पे नागसेन भी जो है इसका आंसर करेक्ट है, तो बिकॉज दे बोथ आर द सेम पर्सन, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसका आंसर ओनली 2 भी हो सकता है एंड ओनली 3 भी हो सकता है। ओनली 3 व्हेन यू कंसिडर दिस थर्ड स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड ओनली 2 इफ यू कंसिडर दिस टू बी फॉल्स, बिकॉज कई लोगों को लगेगा कि मिलिंदा पान्हो तो नागसेन ने लिखी थी, नागार्जुन ने नहीं लिखी थी। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ये ऑब्वियसली मैंने आपको कितनी बार बोला है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ऊपर हमने स्तूपास का देखा, तो यहाँ पे जैनिज्म में कैसे वो पीछे रहने वाले थे, तो एक लंबी सी स्टेटमेंट दी है एंड इसका आंसर था ऑप्शन बी जैनिज्म। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे कि किस रूलर ने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर डैम बिल्ड किया था, तो इसका आंसर था ऑप्शन ए देवराया 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन से ऐसे गुजरात के रूलर थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था दीव को पोर्तुगीज को, सो आंसर वाज ऑप्शन सी बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखेंगे तो ये सिंपल पूछा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब डेजिग्नेट किया गया, किस एक्ट में, तो आंसर वाज ऑप्शन डी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये प्रोबेबली इजी क्वेश्चन था पॉलिटी से जो स्ट्रेट अवे आया था। ठीक,
एंड यस, अभी हम सिर्फ जो है सभी 100 क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। बाकी सब्जेक्ट वाइज पूरा इन डेप्थ ट्रेंड एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स विल बी डन इन सेपरेट वीडियोस, जो वीक वाइज मैं लेकर के आती रहूंगी। उनको आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैंने पहले भी जो है ये ट्रेंड एनालिसिस की वीडियोस पूरी कवर करी थी सब्जेक्ट वाइज, जहाँ मैंने आपको पूरा बताया था दैट वाई PYQs इज इंपॉर्टेंट। एंड इस बार भी UPSC हैज प्रूव्ड दैट PYQs इज द ओनली एंड द ओनली सोर्स to clear UPSC prelims. Not multiple number of books, not any coaching institute, but only PYQs you read. ठीक है? Coming to next question, question number 11. आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि पॉलिटी से कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस UPSC जरूर पूछती है, लिबर्टी के ऊपर, ठीक है, कभी फ्रीडम के ऊपर। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या मीन करता है इन फॉलोइंग में से। सो आंसर वॉज ऑप्शन सी, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, अब यहाँ से असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दे दी और इस जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था दैट वाज ऑप्शन ए, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये प्रिजनर्स के बारे में क्वेश्चन था, काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। प्रिजन रिफॉर्म्स तो इस ईयर के स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहे थे, तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड ये क्वेश्चन था एंड सिंपल क्वेश्चन था दैट कुड बी इजिली आंसर्ड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, आप यहाँ देखोगे कि चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये सीधे 11th की NCERT से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका आंसर था ऑप्शन सी, दैट इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 14, जहां पूछा गया कि कौन सा अमेंडमेंट जो इनैक्ट किया गया था टू ओवरकम द फंडामेंटल राइट्स। सो करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन ए, फर्स्ट अमेंडमेंट। ये आपको पता होगा चंपकन डोराइन सिंह केस 1951 वाला, वहां से आप ये सॉल्व कर सकते थे इजिली। लक्ष्मीकांत में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 15। अब यहाँ पे इजी क्वेश्चन था, पूछा हुआ था कि अबव बॉडीज में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, दैट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली वन, विच इज व्हाट, दिस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट्स दे दी है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग और इसके बारे में आपको आंसर करना था। तो आंसर वाज ऑप्शन डी, नन। आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, वो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो में आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ। एंड लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये एग्जैक्टली नियर अबाउट एग्जैक्टली ये UPPSC के 2023 के प्रीलिम्स में अभी जो 14 मई को कंडक्ट हुआ था उसमें भी दी हुई थी ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब ये आपका फाइनेंस बिल एंड मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन था। अगेन ये स्ट्रेट क्वेश्चन था लक्ष्मीकांत से। इसका आंसर था ऑप्शन सी, ऑल 3 वर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 18। ये कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका आंसर था ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे शेड्यूल एरियाज के बारे में क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। इसका आंसर था ओनली बी, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, बिकॉज ये जो थर्ड स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर्स, दिस इज रॉन्ग। देखो, अभी हमने कुछ ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हार्डली डिस्कस किए हैं, लेकिन इस इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखने के बाद एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आती है कि देखो, किस्मत भी बोलते हैं ना कि सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जिन्होंने एक्चुअली हार्डवर्क किया है, मेहनत की है अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, और इसी पर बेस मेरी KLE टेक्निक भी थी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में, कि दैट ओनली एलिमिनेशन जो सुनने में आ रहा है कि हर तरफ के एलिमिनेशन तो कर ही नहीं सकते थे। UP हैज एलिमिनेटेड द ऑप्शंस टू एलिमिनेट ओनली। ठीक है, दैट आप वहाँ एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, बट आई विल से कि इफ यू विल अप्लाई द KLE टेक्निक, नॉलेज, लॉजिक एंड एलिमिनेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन वर्क करता है। सिर्फ आप ब्लाइंडली अगर एलिमिनेट करने पे चले जाओगे, मान लो आपने मेहनत करी है एंड दूसरा जो है सिर्फ अगर सब एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनको रॉन्ग मार्क कर देगा, ठीक है, सम या कैन वाले उनको सही मार्क कर देगा और उसका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज आपने इतना मेहनत पुट इन किया, आपने इतने एफर्ट्स डाले, तो इन दूसरे ने सिर्फ तुक्के में मार्क करके प्री क्लियर कर लिया। एंड UPSC वांट्स टू एलिमिनेट दीज काइंड ऑफ एस्पिरेंट्स। इस तरीके की टेक्निक्स को यूज करके जो क्लियर कर रहे हैं उनको वो रोकना चाहते हैं मेंस लिखने से। सो प्रोबेबली दैट इज व्हाई इस तरीके का पेपर हमें इस साल देखने को मिल रहा है। एंड आई अगेन से दैट नॉलेज, लॉजिक एंड एलिमिनेशन, दिस इज माई ओन टेक्निक कि मैं ब्लाइंडली एलिमिनेशन पे कभी भी ना डिपेंड करती थी। अपनी 5 to 6 years जर्नी का मेरा एक्सपीरियंस यही है, बिकॉज आई नो दैट एलिमिनेशन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वर्क नहीं करेगा आपके लिए। अभी भी आज के इस पेपर में मैं आपको आगे बताऊंगी, जब हम आई थिंक 50 or 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके होंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जहाँ पे एलिमिनेशन वर्क कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि उससे पहले के 60 क्वेश्चन में जब आपका एलिमिनेशन कहीं एक्चुअली वर्क नहीं करने वाला है, उसको यूज करोगे तो आंसर गलत निकलेगा। तो फिर आप वहाँ पे ऐसा नहीं गेम कर सकते ना कि कहीं पे लगा दिया कहीं पे नहीं लगा दिया टाइप। तो इसलिए दोबारा से वो चीज़ मैं बोलूँगी कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है।
ठीक है, बिकॉज एलिमिनेशन को यूपीएससी की लैंग्वेज में इंटेलिजेंट गेस वर्क बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज एलिमिनेशन अगर सिर्फ खाली बोलो एलिमिनेशन तो इट्स अ लेमैन्स वर्ड, बट लेकिन यूपीएससी में से इंटेलिजेंट गेस वर्क कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है बिकॉज आपने इतना मेहनत किया है कि जब आपको कई बार इंट्यूशन आती है ना कि हाँ इसका आंसर मुझे ये फील हो रहा है कि ये होगा, तो इंट्यूशन भी तभी बनती है क्योंकि आपने उस चीज में अपना टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट किया है, इसलिए आपको सबकॉन्शियसली चीजें ध्यान आने लगती है, एंड दैट इज व्हाई इंटेलिजेंट गेस वर्क कैन बी डन। ठीक है, सिर्फ ब्लाइंडली एलिमिनेशन जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो, इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। तो अगेन यहाँ पे असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो जो स्टेटमेंट 1 है इसमें ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ था कि कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि कौन सी टर्म डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी नहीं डिफाइंड है, तो वही चीज उन्होंने दोबारा रिपीट करी। सो दिस इज अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ यूपीएससी जो पीवाईक्यूज के थ्रू आप जो है समझ सकते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिफाइन करता है कि एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। यहाँ पे भी अगेन 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसके आंसर में थोड़ा सा डाउटफुल है बट आई बिलीव कि इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये मार्सुपियल्स के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूपीएससी स्पीशीज के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछता है। उन्होंने स्टार्ट किया था एक स्पीशी के बारे में क्वेश्चन पूछना, एंड धीरे धीरे वो बढ़ाते गए इस ट्रेंड को। उन्होंने 2 या 3 स्पीशीज पूछी हुई है, इंक्लूडिंग ट्रीज एंड एनिमल स्पीशीज। तो ठीक है, तो उसी पैटर्न पे यूपीएससी ने दोबारा ये क्वेश्चन पूछा है इन अ डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर था सी, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, क्योंकि ये जो है आपके सिर्फ और सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड्स में नहीं मिलते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था करंट अफेयर से, इसका आंसर था ऑप्शन ए IUCN। देन क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको 3 स्पीशीज दे दी अगेन एंड पूछ लिया कि इनमें से नॉक्टर्नल कौन सी हैं, तो इसका आंसर था ओनली 2। ठीक है, दिस एंड दिस, मालाबार सिवेट एंड सांबर डियर वर नॉक्टर्नल। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे पूछा हुआ था कि वैगल डांस कौन करता है, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी हनी बीज। देन क्वेश्चन नंबर 26, ये मशरूम्स के ऊपर क्वेश्चन था, काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, ऑप्शन डी इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27, अब ये स्क्विरल्स के बारे में जो है दिया हुआ था, यहाँ पे कंफ्यूजन है आंसर में, इट कुड बी ओनली 1 एंड ऑल 3, बिकॉज जो स्क्विरल्स हैं वो अपना नेस्ट ग्राउंड में भी बिल्ड करती हैं और ट्रीज में भी करती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ओनली लगा होता प्रोबेबली तो इजी हो जाता थोड़ा आइडेंटिफाई करना आंसर, बट बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इन है तो इस वजह से देयर इज अ कंफ्यूजन इन द आंसर, इट कुड बी ए ऑल्सो और सी ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग पूछा गया है क्वेश्चन कि भाई बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट से कम पे भी मिलते हैं, एंड एसिडिक एनवायरमेंट में भी मिलते हैं, तो इसका आंसर था सी, ऑल 3 वर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29 कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स। ठीक है, इसका आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन से हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, ऑल 4 ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था एंड इसका आंसर था ओनली 2। ओके, इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है, ये यहाँ हम सीधे सीधे देख लेते हैं। दैट वाज दी सेकंड स्टेटमेंट कि डायरेक्टली फीड नहीं करता है। आपने देखा होगा अगर लेक की लोकेशन पड़ी होगी कि कोलेरू लेक गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में लाई करता है, ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली फीड तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंने ऑलरेडी रामसर साइट्स की वीडियो बनाई हुई थी जहां पे मैंने सारी रामसर साइट्स को डिस्कस किया था, एंड यूपीएससी ने थोड़ा सा यहाँ पे अपना लेवल डेफिनेटली इंक्रीज किया है कि अब वो सिर्फ आपसे रामसर साइट्स नहीं पूछ रहे हैं बल्कि उनके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे लेट मी टेल यू, मैंने वहां पे भी वीडियो में बताया था कि जो कन्वर लेक है इट इज द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक इन इंडिया, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये बिहार में सिर्फ ओनली रामसर साइट है, ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है इंडिया की, तो इसके बारे में उन्होंने ये घुमा के ये स्टेटमेंट दे दिया एंड विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पोच के ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी एंड ये सारी स्टेटमेंट्स मैंने वहां डायरेक्टली कवर की थी, हार्डली 5-7 मिनट्स की वो वीडियो थी। तो यूपीएससी इज शिफ्टिंग देयर पैटर्न, हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछने के तरीके को वो शिफ्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी में उन्होंने इस साल इकोनॉमिक ज्योग्राफी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस और वेटेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देखेंगे सो ओनली 2 पेयर्स वर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला था। कौन सा इसमें गलत है ये आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। इसका आंसर था ऑप्शन बी, ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है, बिकॉज जैक फ्रूट इज अ एवरग्रीन ट्री स्पीशी।
ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34। अब ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपका लॉजिक से, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तैयारी अच्छे से की है, तो आप इसको लॉजिक से आराम से सॉल्व कर सकते थे, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता। ठीक है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा अरेबल लैंड है देन चाइना, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया में एट प्रेजेंट नियर अबाउट 50% है, चाइना में अभी कितना है, नियर अबाउट 12%। सेकंड स्टेटमेंट देख लो कि जो इरिगेटेड एरिया है उसका परसेंटेज इंडिया में ज्यादा है चाइना से, दैट इज नॉट करेक्ट। आपने कई बार सुना है न्यूज में कि चाइना अलग अलग जगह डैम्स बिल्ड करता रहता है, अलग अलग जगह इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलाता है, एंड चाइना बहुत सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज में नंबर 1 है इन प्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो वो इंडियन एग्रीकल्चर में ज्यादा है चाइना से, देन एब्सोल्युटली नॉट। अगेन, अगर वही मैंने बोला कि अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का आपको सर्टेन आइडिया, आपको इकोनॉमी का आइडिया, आपको एग्रीकल्चर का आइडिया, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर था ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से जो फॉलोइंग ऑप्शन है किस में रिपीटेड फॉल होता चला जा रहा है सी लेवल में। इसका आंसर था ऑप्शन डी, रन ऑफ कच्छ। देन नेक्स्ट इज अगेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हो आप इसको। इसका आंसर था ऑप्शन डी, टाइटेनियम। ये बेसिकली जो इल्मेनाइट और रूटाइल है, ये चीफ मिनरल्स हैं टाइटेनियम के। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे कोबाल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका आंसर था आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑप्शन सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे कॉन्गो बेसिन में कौन सी कंट्री है ये पूछा हुआ है, रादर देन कौन सी नहीं है। ज्यादातर यूपीएससी मैपिंग में क्या करता है, वो पूछता है कि कौन सी नहीं है, बट यहाँ पे पूछा है कि कौन सी है। इसका आंसर था ऑप्शन ए, कैमरून। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39। ये आपका सिंपल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने मैपिंग अच्छे से की है, आपने बेसिक चीजों को कवर किया है, आप इसको आंसर कर सकते थे। अब अमरकंटक बहुत ज्यादा सभी बच्चों को पता है कि ऑब्वियसली नर्मदा और सोन रिवर का यहाँ पे सोर्स है, बट लेकिन क्या ये कॉन्फ्रेंस ऑफ विंध्य एंड सह्याद्री रेंज पे सिचुएटेड है, देन दिस वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देन सेकंड स्टेटमेंट ये बिलीगिरी रंजन हिल्स के बारे में था, ये कर्नाटका में रिलेटेड है। ओके, और जो शेषाचलम हिल्स है ये आपका आंध्र में रिलेटेड है, एंड इट इज नॉट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, सदर्न मोस्ट पार्ट वेस्टर्न घाट्स का क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताना। इसका आंसर हो गया है ऑप्शन डी, दैट इज नन। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40। इसका आंसर है अगेन ऑप्शन डी, नन, बिकॉज जो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, ये आपको किसको कनेक्ट करता है, पोरबंदर टू सिलचर जाता है। देन अगेन जो ट्राइलेटरल हाईवे है, यहाँ पे ये जो चांग माई इन थाईलैंड है, ये चीज गलत है, मोरे वाला सही है, ये चीज गलत है। ये आप मुझे कमेंट से बताना कि थाईलैंड में कौन से पॉइंट पे जाके ये ट्राइलेटरल हाईवे एंड होता है। देन अगेन ये बांग्लादेश, चाइना, इंडियन, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में था, ये वाराणसी यूपी से क्यूमिंग चाइना तक है, तो यहाँ पे वाराणसी वॉज रॉन्ग, यहाँ पे होना चाहिए था कोलकाता। ओके, सो अभी तक जो भी 40 क्वेश्चंस हमने देखे, चाहे फिर वो ज्योग्राफी के हों, स्पीशीज के हों, पॉलिटी के हों या हिस्ट्री के हों, तो आई विल से कि यस, क्वेश्चंस डेफिनेटली टफ थे, बिकॉज ज्योग्राफी में भी आप देखो जिस तरीके के बहुत ही ज्यादा डिटेल में पूछा गया है, चाहे रामसर साइट से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे हिल्स के क्वेश्चन हो, चाहे आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, टाइटेनियम के बारे में हो, या फिर पॉलिटी के क्वेश्चन में बोलूंगी थोड़े बहुत स्टिल डुएबल थे। देन अगेन हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको जो ट्रेंड देखने को मिला पिछले साल भी, जो है एंशिएंट और मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, नियर अबाउट आई गेस 7 to 10 क्वेश्चंस। इसी साल भी यही सेम पैटर्न है कि नियर अबाउट 7 to 10 क्वेश्चंस इन 3 एरिया से पूछे गए हैं, एंड इन तीनों एरियाज में जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो आपको साउथ इंडिया से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यस, क्वेश्चन पेपर का लेवल काफी ज्यादा है, आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड इट, बट लेकिन फिर वही बात है ना, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है चीज़ों को, तो स्टिल आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे होगे। आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने 50+ क्वेश्चंस तो जरूर अटेम्प्ट करे होंगे, एंड अगर आपने आई कैन से 50 to 60 के बीच में भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए ना, तो प्लीज जस्ट डोंट लूज होप। इस टाइम पे हमें क्या लगता है कि कट ऑफ तो यार लास्ट ईयर 88.22 गई थी और मैंने तो सिर्फ 50 से 60 किए हैं, इसमें से भी जो है गलत हो जाएंगे काफी सारे, तो मेरा प्री क्लियर नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया। अभी हम आगे जब क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज और ज्यादा रिलेटिवली बेटर समझ में आएगी। हो सकता है कि कट ऑफ जो है और नीचे चली जाए, तो आपके अगर आई विल से नियर अबाउट आई विल से कि करेक्ट मैं बोलूं तो आपके अगर 40 क्वेश्चंस भी नेट में सही बन रहे हैं ना, तो प्लीज बी सीरियस एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर मेंस। ठीक है, 2-3 दिन का आप रेस्ट ले लो, आराम कर लो, चीज़ों को एनालाइज कर लो। ठीक है, प्री के बारे में आप बहुत ज़्यादा मत सोचो, सी प्री इज डन। एंड अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, आपको लग रहा है कि 40 क्वेश्चंस भी मेरे नेट में करेक्ट नहीं बन रहे हैं, सो देन ऑल्सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज एक बात समझो, दिस प्रीलिम्स वॉज एक्चुअली टफ, दैट आई अग्री, बट स्टिल जिसने पढ़ा है उसके लिए थोड़ा ये डुएबल था भी। आपने भी ट्राई किया होगा। इनकेस अगर आपके 40 क्वेश्चंस नेट में करेक्ट नहीं बन रहे हैं या और बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, यानी आपके 20-25 के अराउंड ही सही बन रहे हैं,
सो टेक दिस एज अ लर्निंग। आराम करो, पहले तो अपने आप को रेस्ट दो, 2-3 दिन के बाद चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट करो। एनालाइज कैसे करना है, सिर्फ ये नहीं है कि 2023 का प्रीलिम्स का पेपर ही बैठ के एनालाइज कर लिया कि किस पोर्शन में कहाँ से पूछा था। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं सेक्शनल वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे प्रॉपर एनालिसिस वीडियो लेकर के आऊंगी ऑफ लास्ट 5 to 10 ईयर्स, सब्जेक्ट वाइज आएंगे वो, ठीक है। डेली एक के बाद एक इन अ वीक आते चले जाएंगे ताकि एकदम से हैसल ना पड़े कि आपको समझ भी ना आए, बिकॉज एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड PYQs आई एम टेलिंग यू इज द ओनली की टू UPSC, ठीक है। UPSC इज टारगेटिंग दिस हाई एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सो बी अवेयर ऑफ दैट। डोंट फॉल इनटू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कोई भी ट्रैप, ठीक है, स्टडी मटेरियल का हो या कोई भी कोर्स का हो। थिंक, डू योर एनालिसिस फर्स्ट, टेक टाइम and then process everything together and then start your preparation for the next year, ठीक है। it's never too late। आपने मेहनत करी है, मेहनत देखो कभी भी किसी की वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी निराश होने वाली बात भी नहीं है जिनके कम भी बन रहे हैं, जिन्हें लग रहा है। एंड आई विल स्टिल से कि यार होप तो बिल्कुल छोड़ो मत, देखो किसी को नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है। 2016 में मैं आपको बताऊं कट ऑफ 116 मार्क्स गई थी और वहीं अब आप देख लो कितनी आ गई है, 88 आ गई है। तो वी नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर कितनी आए, 80 आएगी, 75 आएगी, 70 आए, वी नेवर नो दैट, ठीक है। तो इसलिए जस्ट डोंट लूज होप। तो चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 ये स्ट्रेट अवे बजट का क्वेश्चन था। इनविट्स के बारे में इसमें पूछा गया था कि जो इनविट्स हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। अब यहाँ पे जो डिविडेंड इज टैक्सेबल है दैट इज रॉन्ग बिकॉज डिविडेंड इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, ठीक है। ये बजट में चीजें बताई हुई थी स्ट्रेट अवे। दूसरी बात, जो इनविट्स हैं ये सरफेसी के अंदर जो 2002 में एक्ट आया था उसके अंडर दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोअर, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो पोस्ट पैंडेमिक पीरियड था तो वहां पे जो सेंट्रल बैंक है अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव इंक्रीज्ड द इंटरेस्ट रेट्स। देन यस, चाहे वो इंडिया में आप देख लो चाहे आप अमेरिका में देख लो, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं बिकॉज पैंडेमिक के टाइम पे वी नो कि जो पॉलिसी रेपो रेट्स था वो काफी ज्यादा डिक्रीज कर गया था। देन सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें दैट सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस बाय मॉनेटरी पॉलिसी। डेफिनेटली जो इसका आंसर था ऑप्शन ए, दैट इज बोथ आर करेक्ट एंड यस स्टेटमेंट 2 इज द रीजन फॉर स्टेटमेंट 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, कार्बन मार्केट्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2 स्टेटमेंट थी। देन अगेन असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस इस बारी बहुत ज्यादा थे। देन क्वेश्चन नंबर 44, अब ये देखो टर्मोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था जो भी हमने सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस वीडियो करी थी, ठीक है, सारे PYQs की जो इकोनॉमी का सेक्शन है एंड जो एनवायरमेंट का सेक्शन है। एनवायरमेंट के मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी भी, नियर अबाउट आई थिंक 79 या 80 क्वेश्चन में आपको टर्म्स मिलेंगे। इकोनॉमी के भी आपको एक से ज्यादा टर्मोलॉजी वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये जो था टर्म स्टेरिलाइजेशन, ये काफी न्यूज में था, आप आराम से अगर न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहे होगे आपने टर्म डेफिनेटली कम अक्रॉस करी होगी कि ये जो है स्टेरिलाइजेशन, इसका लेना देना किस चीज के साथ है। सो आंसर वाज ऑप्शन ए, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 45, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सीधे ये पूछ रहे हैं कि भाई ऊपर जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कौन से कैपिटल मार्केट्स में इंक्लूड होते हैं। अब आप अगर यहाँ देख रहे हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है तो आप इसको समझ जाओगे। ये इकोनॉमी का बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देखो मैं इकोनॉमी में हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा आपको प्रीलिम्स में इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे बट लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है ये ज्यादा मिलेगा। तो अगेन वही चीज यहाँ रिपीट की हुई थी। तो यहाँ पे जो ये 2 ऑप्शंस हैं 2 and 3 दीज आर इनकरेक्ट, ठीक है, बिकॉज ये मनी मार्केट है, ये आपको पता है कि 0 to 14 डेज तक ही होता है, और जो ट्रेजरी बिल मार्केट है ये आपको पता है कि लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट होता है आपका हमेशा मोर देन 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एंड फोर्थ स्टॉक मार्केट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट वाज करेक्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 ऑफ द अबव आर करेक्ट। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड क्या है, ठीक है। अब ये जब आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपने पढ़ा होगा, कवर किया होगा एग्रीकल्चर वाले पार्ट को फ्रॉम ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड फ्रॉम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव ऑल्सो, तो आपको ये आराम से आप इसको निकाल सकते थे थ्रू लॉजिक। देखो हमेशा मैं बोलती हूँ KLE टेक्निक वर्क्स, ठीक है। इट मे हैव बीन वर्क टू अ लिमिटेड एक्सटेंट इन दिस ईयर्स पेपर बट स्टिल इट वाज वर्केबल। आप इसको लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे। स्मॉल फार्मर एंड लार्ज फील्ड का क्या मतलब है कि भाई स्मॉल फार्मर्स के ऑब्वियसली छोटे ही फील्ड्स होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे, ठीक है। एंड लार्ज फील्ड यानी कि जब ये सारे स्मॉल फार्मर्स अगर एक साथ पूल कर जाए तो इनका जो फार्म एरिया है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
फिर उसके बाद ये मार्केट में जा सकते हैं फॉर ट्रेडिंग देयर कमोडिटीज, दे कैन हैव द मोर बार्गेनिंग पावर, दैट्स वाई इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अब ये यहाँ पे नाइजर सीड्स के बारे में, बेसिकली जो डाउन टू अर्थ में लास्ट ईयर आई थिंक अगस्त का एडिशन था करीब, उसमें नाइजर सीड्स के बारे में स्ट्रेट अवे आर्टिकल दिया हुआ था और वहीं से ये तीनों स्टेटमेंट्स लिए हुए हैं यूपीएससी ने। ठीक है, दैट डजंट मीन कि आपको आप डाउन टू अर्थ बोल लो या एपीडब्ल्यू बोल लो, ये सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत है, नॉट एट ऑल। अगर न्यूज़पेपर में इफ़ यू कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस देन यू डू इट, अदरवाइज यूपीएससी ऑलवेज फ्रेम्स सच क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस आपके हमेशा ऐसे आएंगे जो वो नहीं चाहते कि आप आंसर करें बिकॉज दे हैव सेट अ ट्रैप फॉर इट। ठीक है, सो दिस वॉज आई बिलीव काइंड ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली तीनों स्टेटमेंट सही थे, आंसर वॉज ऑप्शन सी ऑल थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पे देखिए इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही है कि ऊपर 4 में से कौन से इंटेंजिबल है। तो अब मेरे को इन्वेंट्री दिख रहा है, डेफिनेटली दिस इज टेंजिबल। देन ब्रांड रिकॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ये तीनों इंटेंजिबल हैं। बेसिक क्वेश्चन है, इट वॉज इजिली डुएबल, इसका आंसर था ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 3 ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसमें जो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन है, ऊपर फॉलोइंग 5 में से कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इस हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन में एज पर 15 फाइनेंस कमीशन। ठीक, तो इसका जो है बेसिकली आंसर था फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, दैट्स वाई द आंसर वॉज ऑप्शन बी, ओनली 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये बेसिकली आपका यूनाइटेड नेशंस की ओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इनिशिएटिव किस पर जो है फोकस करता है इन्वेस्टमेंट के लिए इन द अबव ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो यहाँ पे बेसिकली 3 है। ठीक है, ये वाला नहीं है, दैट वाज द आंसर वाज ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 3। एंड ये जो बॉडी है ना यूनाइटेड नेशंस की, इट इज द ओनली एंड ओनली एजेंसी जो सेल्फ फाइनेंसिंग है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51। अब ये होम गार्ड्स के बारे में है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम से देखने में क्या लगेगा कि हमने तो इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, ना करंट अफेयर्स में कुछ पढ़ा है, तो इसको हम कैसे आंसर करें। बट अगेन आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते, केली टेक्निक को फॉलो करते, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एकदम से क्या होता है, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि जिस टाइप के क्वेश्चंस इस बारी पेपर में थे वो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो कर देते हैं स्लोली। तो हम फिर जब बाद में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जहाँ आप सिंपल लॉजिक से या सिंपल अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन बना सकते थे एलिमिनेशन के साथ में थोड़ा बहुत, तो वो चांस भी जो हम गवा देते हैं एंड वी स्टार्ट फीलिंग कि भाई एलिमिनेशन इज नॉट वर्किंग, लॉजिक इज नॉट वर्किंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट विल वर्क। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, देखो होम गार्ड हमें पता है कि स्टेट में पुलिस आती है, ठीक है, कम्स अंडर द स्टेट, तो होम गार्ड तो पुलिस से भी नीचे है, तो ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आएगी? नो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। देन सेकंड, अगर आप देखोगे कि जो रोल ऑफ होम गार्ड्स है इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस, करेक्ट, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। देन थर्ड, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज, बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन रेज्ड बाय इन सम स्टेट्स, इट इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लॉजिक लग सकता है, बट लेकिन इस पेपर में प्रॉब्लम क्या आती है, बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस आप जो है फंस जाते हो आंसर मार्क करने के लिए। आई डू एग्री विद दिस, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू हियर कि कॉन्फिडेंस आपको कभी भी लूज नहीं करना है। ये यूपीएससी का इस बार का जो पेपर था, इट वाज अ टोटल ट्रैप। वो बार बार ऐसे क्वेश्चंस दे रहे थे हर पेज पे कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो ईजी भी होगा ना, जैसे कि ऊपर जो था इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स वाला, आप यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाओ मार्क करने में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके इस पेपर में थोड़े से गलत होंगे तो इट विल बिकम अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट टू क्रैक द प्रीलिम्स, एंड यूपीएससी वाज प्लेइंग दिस गेम दिस ईयर। ठीक है, सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर था ऑप्शन बी, ओनली 2। आई डोंट थिंक कि ये किसी को इतना अच्छे से पता होगा, इसमें बेसिकली सेकेंड ऑप्शन गलत है, ये दोनों सही है। बट अगेन ये ऐसा क्वेश्चन था कि जो स्किपेबल था, इसको स्किप करना चाहिए था, इसमें जो है बहुत ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहिए था। ठीक, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 53, तो ये ज्योग्राफी से है। अगर मैं इसमें देखूँ तो ये आपका नागोर्नो काराबाख के मोजाम्बिक में डेफिनेटली नहीं है, खेरसन ज़ापोरिजिया नहीं है, ये यूक्रेन में है, यू नो, और ये जो है ये आपका अर्मेनिया एंड अजरबैजान में है। ठीक है, तो एंड ये जो है पहला वाला भी गलत है, नॉर्थ कीवू एंड इतूरी वाला, तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, नन। ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे हो तो आपको किस रीजन में वर्ल्ड में क्या चीज़ चल रही है, मेजरली कहाँ सिविल वॉर चल रही है, कहाँ एग्जैक्टली 2 स्टेट्स के बीच में वॉर चल रही है, 2 नेशंस के बीच में वॉर हो रही है, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट, आपको उनके रीजन्स का आइडिया लग जाएगा। एंड ये वाले क्वेश्चंस ऐसे थे बेसिकली आईआर के एटलीस्ट या मैपिंग के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो प्लेसेस इन न्यूज़ के हों आईआर से या वो ज्योग्राफी के हों,
थोड़े बहुत तो डुएबल थे, जिसमें से IR वाले सेक्शन के वर डेफिनेटली डुएबल। ठीक, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, तो ये अगेन IR से ही है, दैट इजराइल हैज एस्टैब्लिश डोमेस्टिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स। यस, ये तो पता है कि या बिल्कुल बनाई है। देन अब यहाँ पे क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट में फंसा देते हैं, द अरब पीस इनिशिएटिव वाज मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया एंड वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फंस जाते हैं। बेसिकली इसका आंसर था ऑप्शन सी, दैट स्टेटमेंट 1 वाज करेक्ट बट दिस वाज इनकरेक्ट। जब तक आपको अभी यही प्रॉब्लम है कि एक एक स्टेटमेंट नहीं पता होगी, आपको वहाँ पे आंसर करना उतना ही डिफिकल्ट या ट्रिकियर होता जाएगा। सो अभी जो भी मैं आपको आंसर की बता रही हूँ उसके हिसाब से आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने आपके गलत हुए, कितने सही हैं, नेट में आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट होके आ रहे हैं, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना एंड आई विल रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स टू ईच वन ऑफ यू। ताकि इससे क्या होता है ना, अगर हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं ना अपने ठीक से, तभी हम आगे के लिए इंप्रूव कर पाएंगे अपने आप को नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। बिकॉज एवरीबडी नोज कि यूपीएससी हर साल नए नए सरप्राइजेस लेके आएगा, नए नए शॉक्स लेकर के आएगा, बट लेकिन हमें अपने आप को उस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है। बिकॉज कोई कुछ भी कह ले यार, पेपर कितना ही टफ हो, बच्चे तो सिलेक्ट होंगे ना, बच्चे मेंस तो लिखेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि सबके सब फेल कर जाएंगे। तो वी हैव टू फॉल इनटू दैट कैटेगरी एंड दैट टू विद सेफ मार्जिन। लटकना नहीं है हमेशा कट ऑफ पे। तो इसलिए आप सभी ने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जितने सही हैं, जितने गलत हैं, जितने नेट में करेक्ट हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो सब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, सो दैट आई कैन रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। मे बी आई विल ट्राई द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जिससे मैं हेल्प कर सकूँ इन एनी विच वे पॉसिबल फॉर यू ऑल, फॉर ईच वन ऑफ यू। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अगेन एक ऐसा ट्रेंड आई थिंक 2020 या 21 में बेसिकली देखा गया था, जब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस साल भी वही सेम चीज़ यूपीएससी ने रिपीट की है। दैट इज वाई मैंने हमेशा बोला है दैट डू PYQs, फोकस ऑन देम, बिकॉज PYQs इज अ की। पिछली बार पेयरिंग वाले दिए थे, इस बार ये नियर अबाउट 45 to 47 क्वेश्चन पेयरिंग वाले दे दिए। स्पोर्ट्स 2021 में पूछा था, इस बार भी पूछ दिया। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर था ओनली 2 आर करेक्ट। इसमें बेसिकली ये 3rd और 4th गलत है, नहीं इसमें बेसिकली सॉरी आपका 2nd and 4th गलत है, ये 1st and 3rd जो है सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, 44th चेस ओलंपियाड। ये बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ही डिटेल में पूछा हुआ था। इसका आंसर मैं स्ट्रेट अवे बता देती हूँ, इट वॉज ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स वर सॉरी करेक्ट, दीज वर इनकरेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57, अगेन ये वही IR का क्वेश्चन है, प्लेसेस इन न्यूज़ का क्वेश्चन है। स्ट्रेट अवे डॉनबास जो है आपका यूक्रेन में है, ना कि सीरिया में। कैचिन जो है आपका म्यांमार में है, ना कि इथियोपिया में। एंड टिग्रे ये आपका इथियोपिया में है। दैट इज वाई दे ऑल वर इनकरेक्ट, आंसर वॉज ऑप्शन डी, नन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इन रिसेंट ईयर चड, गिनिया, माली एंड सुडान वर कॉट इन द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच रीजन, आंसर वॉज सक्सेसफुल कूप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। अब यहाँ पे पूछा है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज, आंसर वॉज ऑल 3 ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, G20 के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लोगों को सभी पता होगा, अच्छे से पता होगा, बिकॉज G20 वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस ईयर। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसका आंसर था ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। देखो मैं सब्जेक्ट वाइज इन सभी क्वेश्चंस को इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशंस डिस्कस करूंगी, ट्रेंड का भी हम एनालाइज करेंगे, इस साल का भी हम हर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, लेकिन सेपरेट वीडियो में। अभी मैं ये नहीं कर रही हूँ बिकॉज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग एंड आई डोंट वांट इट टू बी दैट वेरी लॉन्ग फॉर यू ऑल, कि आप इसको देखो ही ना या स्किप कर दो या छूट जाए। आई एम जस्ट डूइंग इट कि आपको एग्जैक्टली आंसर पता चल जाए कि हाँ किस क्वेश्चन का क्या आंसर बन रहा है, एंड इससे आपको क्राइटेरिया क्लियर हो जाए कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इन दिस पेपर, एंड यू डोंट हैव टू फील बैड फॉर योर सेल्फ एट ऑल। आई एम टेलिंग यू एट ऑल, चाहे जितना ही बकवास आपके मार्क्स बन रहे हो, चाहे जितने ही आपके कम मार्क्स आपके बन रहे हो, इसमें तो बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड होने वाली बात ही नहीं है इस बार के पेपर में। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू दिस, बट येस इसको हमें कैसे यूज करना है इस चीज़ को फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये वीडियो आप इसको देखो और कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे, सो दैट वी ऑल कैन वर्क टुगेदर एज अ कम्युनिटी। हर एक का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या किसी को बन रहा है तो हाँ बस उसी का ही अच्छा होता चला जाएगा। नो, द पर्पज ऑफ माई चैनल इज़ नॉट दैट। द पर्पज ऑफ माई चैनल इज़ कि आपकी जो भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है अभी, उसको आप कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, आप अपनी पोटेंशियल का कितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, एंड हाउ आई कैन हेल्प यू with my experience in that journey, because मेरा भी 5 to 6 years का experience रहा है इस जर्नी में। so I know कि क्या हम feel go through करते हैं exactly इस moment में after the prelims paper, and exactly I know what you will be going through when the result will come as well।
तो इसीलिए प्लीज़ डिसहार्टन मत होना। कुछ भी आपको लगता है कि आपको डिस्कस करना है विच यू कांट डिस्कस एनीवेयर एल्स, यू आर वेरी शाई और यू आर वेरी अफ्रेड, प्लीज़ मेल मी और कॉमेंट अंडर दिस वीडियो, ठीक है। आप किसी भी तरीके से मुझे अप्रोच करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर ईच वन ऑफ यू, ओके। आई एम गोइंग टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड आई हैव बीन डूइंग दैट एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड आई थिंक आप सभी को पता होगा, आपने जिसने भी मुझसे जो पूछा है मैंने सबको रिस्पॉन्स दिया है, ठीक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर था ऑप्शन ए आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। 62 इसका आंसर था ओनली 2, इसमें बेसिकली पहला वाला गलत था। जो बेस नगर है ये पे शेवाइट केव श्राइन नहीं है, जैना है। आर्किटेक्चर का क्वेश्चन था, वी नो दैट आर्किटेक्चर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ये बेसिकली 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे बनाते हैं, दैट वाज करेक्ट। एंड देन सेकंड स्टेटमेंट की 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई थी ऑन द सेम डे, दैट इज अगेन करेक्ट। इसका आंसर था ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ये नेशनल फ्लैग के ऊपर था। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट का हमें काफी आइडिया रहता है एंड अगर आपने बाय चांस मेरी वीडियो गो थ्रू करी हो 26 जनवरी की तो आपको वहां पे ये स्टेटमेंट का आंसर मिल जाता, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर था ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 वाज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर था ऑप्शन सी, ओके। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इजी क्वेश्चन था पॉलिटी का, इट वाज डुएबल। क्वेश्चन नंबर 66 चलेंगे, ये है स्विट्जरलैंड के बारे में। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। अगेन इट वाज आई बिलीव अ टफ क्वेश्चन बिकॉज हर किसी को ये चीज़ नहीं पता होती। हर किसी को क्या, आई कैन बेट दैट मोर देन 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स डिड नॉट न्यू दिस, ओके। यहाँ पे फंस सकते हैं। अगर एक चीज़ स्टेटमेंट के बारे में आइडिया भी होगा, लॉजिक भी लगाओगे तो दूसरी जगह तो ज़रूर फंसोगे। तो इट वॉज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसको आपको स्किप कर देना चाहिए था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, अब यहाँ पे क्या है, ये आपका ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के बारे में। जैसे ही नाम सुनते हो तो आपको लगेगा कि ये इंडिया EU के बीच में है, बट ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले इंडिया EU के बीच में सेकंड बायलैटरल समिट हुई थी। जो उससे पहले फर्स्ट वाली एक समिट थी वो हुई थी आपकी US और EU के बीच में। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। हाउएवर आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसका मैं फिलहाल यहाँ पे कोई आंसर नहीं दे रही हूँ बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि यहाँ पे इंडिया EU होना चाहिए या US से EU ही रहना चाहिए, ठीक है। सो आई एम डाउटफुल अबाउट इट, इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, अगेन यहाँ पे फैक्चुअल बात हो रही है बहुत की, जो एक्सपोर्ट्स है ऑफ गुड्स है उसमें इंडिया जो का ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में 3.2% का शेयर है। तो ये डेटा है, बहुत बार एलिमिनेशन ट्रिक में भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि ज़्यादातर जो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा होते हैं गलत होते हैं, बट लेकिन इस पेपर में ऐसा था कि कहीं पे दे वर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जैसे यहाँ पे इट इज़ रॉन्ग बिकॉज अलग अलग जगह अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो इट वॉज रॉन्ग बेसिकली। यहाँ पे आंसर इसका बेसिकली डी था कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, येस PLI के बारे में, बट फर्स्ट गलत थी। बट लेकिन एलिमिनेशन अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट था। प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप देखो एलिमिनेशन लगाओगे तो सब जगह सेम चीज़ लगाओगे, नहीं लगाओगे तो बिल्कुल ही नहीं लगाओगे। इट वॉज दैट केस एंड कहीं पे बिल्कुल ही फैक्ट सही दिया हुआ है और यहाँ पे देखो गलत दिया हुआ है। सो आई डेफिनेटली अग्री टू दिस थिंग कि एलिमिनेशन वॉज becoming very difficult to apply in this paper, but if you were following the KLE thing, not only elimination but KLE in all, तो आपके near about 5 to 8 questions solvable थे इस पेपर में भी, ठीक है। Now coming to next question, question number 69, आप यहाँ पे stability and growth impact के बारे में, इसका आंसर है only 1, ठीक है, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट्स जो सेकंड एंड थर्ड है ये गलत है, सिर्फ फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर है डी बिकॉज नन ऑफ देम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 हम देखेंगे। अगेन ये आपका मैप के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्रीज जो है लैंड बॉर्डर यूक्रेन के साथ बनाती है। इसका आंसर है ओनली 2, दैट इज हंगरी एंड रोमेनिया। ये तो आपकी बाल्टिक स्टेट्स ही हो गई, ये आपका पड़ता ही नहीं उस रीजन में, ना ये पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो अर्थ एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये ज़्यादातर आई बिलीव कि इट वाज अ डुएबल थिंग बिकॉज यहाँ पे 10 टाइम्स नहीं है 4 टाइम्स है, यहाँ पे 2/3 नहीं है, ये नियर अबाउट 40 to 58% है। और इंफ्रारेड तो बिल्कुल भी विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं होता है, वी ऑल नो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, द सॉइल के बारे में था कि इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल गलत। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट भी गलत, सॉरी उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट सही थी यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसका आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर था ऑप्शन डी अगेन कि स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 75, ये NCERT से लिया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है सिस्मिक वेव्स के बारे में।
76 का क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन करना ट्रिकी था। अगर आप यहाँ देखोगे अगेन, अगर आप एलिमिनेशन वाली चीज़ से अप्लाई करोगे नन नन नन, ये बहुत आपको टिपिकल लगेंगी, बट लेकिन एक और क्वेश्चन हम गो थ्रू कर चुके हैं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर इट राइट नाउ, इसी पेपर में, जहाँ पे तीनों स्टेटमेंट में आपका था सम सम सम, बट लेकिन वो तीनों जो है सही नहीं थी, उसमें से 2 गलत थी, 1 सही थी। सो एलिमिनेशन वॉज डिफिकल्ट दिस वे। सो डोंट ब्लाइंडली रिलाई ऑन एलिमिनेशन ऑलवेज, ट्राई टू एडजस्ट इट विद नॉलेज और लॉजिक फर्स्ट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, ये वोल्बाचिया मेथड के बारे में था, इसका आंसर था ऑप्शन ए। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 78, इसका आंसर था आपका ऑप्शन सी, दैट ऑल द 3 वर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, जैसे मैंने आपको बोला कि टर्मोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, तो अगर आप देखो 79 एंड 80 दोनों के दोनों, ये एक तरीके से मैं बोलूँगी टर्मोलॉजी वाली कैटेगरी के साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हैं, इन दोनों का आंसर था ऑप्शन ए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ आप देखो 81 में आंसर था ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 ऑफ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। व्हाई? बिकॉज मैं पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ पे ये जो जनानी सुरक्षा योजना है, अच्छा ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में भी पूछा हुआ था, जनानी सुरक्षा योजना की स्कीम के बारे में। इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बट येस इट वाज सेम, बिकॉज ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट, ये चीज़ वहाँ पे उन्होंने दी हुई थी। अभी जो 14 में को कंडक्ट हुआ था उसी दिन की बात है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे आपके सिर्फ सी सही है, दैट इज ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे एनीमिया की वजह से कैल्शियम सप्लीमेंटेशन नहीं दिया जाता है, बल्कि आयरन दिया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आप अगेन लॉजिक से थ्रू थोड़ा बहुत एलिमिनेट ऑप्शंस को कर सकते थे यहाँ पे, बट लेकिन आपको फिर ये तीनों एग्जैक्टली पता होने चाहिए थे इनको मार्क करने के लिए। ठीक, so everything was helpful but to a very 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 limited extent in this paper, hence I am again repeating कि अगर आपके कैसे भी मार्क्स बन रहे हो ना, you should not be upset or disappointed with your performance, rather you should feel brave कि आपने ऐसे पेपर को फेस किया है। You are not a quitter, you are a fighter, आपने ये पेपर फेस किया है, so be proud of this। बट लेकिन एट द सेम टाइम चाहे आपके मार्क्स कितने भी बन रहे हों, आपके अच्छे बन रहे हों, बुरे बन रहे हों, एज पर द वेरियस कट ऑफ ट्रेंड्स जो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालने वाली हैं, सबसे पहले तो कट ऑफ के चक्कर में फंसना मत। कट ऑफ मुझे जो लगता है ऐसा कुछ नहीं है कि 100 चली जाएगी या दोबारा से 88 जाएगी, डेफिनेटली, बिकॉज सी सैट भी बहुत ज़्यादा टफ था इस बार, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो सी सैट में भी बहुत सारे लोग एलिमिनेट होंगे, तो इसलिए चांसेस हैं कि कट ऑफ तो नीचे आएगी। बट लेकिन आपका मतलब इस टाइम पे कट ऑफ से नहीं होना चाहिए, चाहे आपके मार्क्स कैसे भी हो। द पर्पस इज कि आपको अब इंप्रूवमेंट पे काम करना है। ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है जहाँ पे आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बहुत जल्द मैंने भी एक प्लान किया है कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और डेली हम लोग मिलके मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस वेरी स्क्रैच, जिसने कभी भी आंसर नहीं लिखा हो ना, उनके लिए भी। बिकॉज आई बिलीव कि जब आप मेंस के लिए सोचते हो तो इतने ज़्यादा मार्केट में एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज बोल लो या आंसर राइटिंग बोल लो है कि आप उसमें 10-12 दिन तो करते हो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ डिमांडिंग थिंग टू केटर फॉर अ कंप्लीट 5-6 मंथ्स। इतनी एक्सपेंसिव भी होती हैं, और आप कहीं पे लेजी फील करने लगते हो आफ्टर सम टाइम, आपको लगता है दैट यू आर नॉट अप टू द मार्क एज पर योर पेयर्स, तो आप उसको अल्टीमेटली गिव अप कर देते हो। हम सिर्फ क्या करते हैं, ये प्रीलिम्स की विशियस सर्कल आई एम टेलिंग यू, अभी आप थक जाओगे, आप कुछ दिन पढ़ोगे नहीं, 1 महीने का ब्रेक ले लोगे, उसके बाद धीरे धीरे आप एक सब्जेक्ट उठाओगे, आराम से वही सेम टेंडेंसी से पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस पे ध्यान कम दोगे। तो आई डोंट वांट कि आप इस ट्रैप में फंसो। सो वी आर टुगेदर गोइंग टू स्टार्ट मेंस आंसर राइटिंग, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं भी लिखूंगी आपके साथ एज अ मॉडल आंसर, जिन्हें आपके साथ डिस्कस करूंगी, एंड आप अपने आंसर्स मुझे मेल करेंगे। मैं सारे के सारे आंसर्स चेक करूंगी, एंड आई विल ट्राई कि लाइव क्लास के थ्रू या फिर वीडियो के ही थ्रू मैं आपके सारे आंसर्स इवैल्यूएट करके आपको दे सकूं, ताकि आपको पता चल सके, ठीक है, कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ नहीं। सो बी रेडी फॉर दैट टू। ठीक, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कार्बन फाइबर्स के बारे में था, साइंस एंड टेक से था। इसका आंसर था ऑप्शन ए, दैट इज ओनली वन ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम बात करें तो ये भी अगेन साइंस एंड टेक से था। यहाँ पे ये जो तीनों हैं दे वर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, तो आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आंसर था ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। 86 में अगर हम बात करेंगे तो ओनली 1 वाज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज जो नेबुला है इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऊपर दे दी थी, और सिफाइड्स की नीचे दे दी थी, बेसिकली इंटरचेंज कर दिया था। ये भी एक पैटर्न है जो एलिमिनेशन ट्रिक में हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे एप्लीकेबल है। साइंस एंड टेक में एलिमिनेशन वॉज टिट्स एंड बिट्स पॉसिबल, अगर आपको ये पता है इसके बारे में, और इन दोनों के बारे में आपको पता है कि इंटरचेंज दिए हुए थे। ठीक, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 87। हाँ,
कि इनमें से किस कंट्री के पास अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, तो ये जापान है। बेसिकली आपने वर्ल्ड में 4 ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के बारे में सुना होगा, जो 4 कंट्रीज़ को नहीं, बेसिकली एक तो EU ही हो गया, बाकी 3 अदर कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं। कौन से 3 है ये आप मुझे बताना, लेकिन जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है ये 2 ही कंट्रीज़ के पास है। फर्स्ट इज जापान एंड सेकेंड इज इंडिया, ठीक है, सॉरी, वन इज जापान एंड अदर इज इंडिया, आई शुड रादर से लाइक दैट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 88। अब यहाँ पे भी देखो ये साइंस एंड टेक का है, बट अगेन यहाँ पे इंटरचेंजिंग की हुई है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का था वो इन्होंने क्रूज मिसाइल की डेफिनेशन में घुसा दिया है, और जो क्रूज मिसाइल्स की डेफिनेशन थी वो यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स में डाल दी, तो इसलिए ये गलत हो गया। एंड सिमिलरली ये भी गलत हो गया कि अग्नि 5 के बारे में ब्रह्मोस में डाल दिया और ब्रह्मोस के बारे में अग्नि 5 में डाल दिया, तो इसका आंसर था डी, दैट इज नीदर 1 एंड नॉट 2। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 में ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है सही थे, आंसर वॉज ऑल 3। साइंस एंड टेक वॉज वेरी डिफिकल्ट, आई विल से दिस ईयर वेरी वेरी डिफिकल्ट। पिछली बार जो DNA बार कोडिंग के क्वेश्चंस थे और भी बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जहाँ पे केली टेक्निक बोल दो ईजिली यूज, जहाँ पे केली टेक्निक ईजिली यूजेबल थी, लॉजिक से आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बट लेकिन दिस ईयर इट वॉज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो मूविंग ऑन नाउ, क्वेश्चन नंबर 90। क्या ही बोले, बार बार यही बोलना पड़ रहा है कि इट वॉज नॉट पॉसिबल या टफ था एंड दिस एंड दैट, बट सर्टेनली मुझे लगता है कि विद टाइम, अभी तो हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं दैट पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट या थोड़ी थिंग्स वॉज स्टिल डूएबल, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगता है कि हमें धीरे धीरे करके चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा PYQs नहीं, लास्ट 5 ईयर्स के PYQs को एनालाइज करना चाहिए, जैसे लास्ट ईयर भी मैंने आपको प्रॉपर करके दिखाया था। एंड आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आई एम जस्ट वेरी न्यू टू यूट्यूब, राइट। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, मैं बहुत अभी जस्ट हार्डली, इट इज़ नॉट बीन इवन अ ईयर आई गेस, बट लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ थी, चाहे रामसर साइट की वीडियो हो गई, चाहे पोर्ट्स के ऊपर वीडियो हो गई, चाहे जो 26 जनवरी के ऊपर मैंने एज ए जनरल वीडियो एक बनाई थी ऑन इंडिया विच अबाउट आवर कंट्री, देयर वर फ्यू थिंग्स विच वी शुड नो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें हिस्ट्री की पता है, बट लेकिन अभी क्या चीज़ हो रही है हमारे आसपास, बहुत बेसिक चीज़ें हम इग्नोर कर जाते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स केम इन द पेपर। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल एटलीस्ट फॉर माई एफर्ट, जो मैंने डाला, थोड़ा बहुत आउटपुट तो ज़रूर मिला। आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई एम गोइंग टू इम्प्रूव myself a lot for bringing much more better content and much more varied things, because I believe UPSC is becoming way too dynamic. आप predict नहीं कर सकते, ठीक है, बट येस डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लीव क्लूज ऑल्सो इन द पेपर, जहाँ से आप जो है आंसर कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, पोर्ट्स में अगर मुंद्रा पोर्ट के बारे में डिस्कस था, अभी ऊपर एक क्वेश्चन हमने देखा था थर्मल पावर प्लांट के बारे में, तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि अगर आपको सिर्फ मुंद्रा पोर्ट के बारे में आइडिया है तो आप जो है इन दोनों क्वेश्चंस को कैटर कर पाते, एक एक चीज़ से, एक इन्फॉर्मेशन से आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चंस इस बार पेपर में थे, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल इन सब्जेक्ट वाइज वीडियो। अभी तो फिलहाल हम एक बारी आंसर की डिस्कस करते हैं, सो दैट आपको पता चले, आप इवेलुएट करो और मुझे प्लीज़ बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितने गलत हैं, कितने सही हैं, ठीक है। हाँ, तो वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे ऑल द 3 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, आंसर वॉज ऑप्शन सी। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे आपका ओनली स्टेटमेंट 2 दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन में ही मैं मानूंगी। मीडियम एंटरप्राइजेस का MSME में आपको पता है कि 15 करोड़ to 25 करोड़ नहीं होता है, इट इज़ रादर लेस देन 50 करोड़, एंड बिकॉज स्मॉल वाले से थोड़ा बड़ा होगा, सो आई थिंक इट विल बी बिटवीन 5 to 50 करोड़। तो ये गलत था, ये सही था, दैट वॉज आंसर वॉज ऑप्शन बी। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 92, ये भी न्यूज़ में था, स्विफ्ट के रिगार्डिंग वी नो रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वॉज करेक्ट, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, अगेन ये टर्मोलॉजी का क्वेश्चन था, टर्म बीटा के बारे में, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे मैं बोलूँ तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, बिकॉज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट में SBI ये मेंशन है दैट इट वाज इनिशिएटेड बाय SBI, बट दैट इज इनकरेक्ट, इट वाज रादर इनिशिएटेड बाय NABARD। जब आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा, चाहे मेंस पर्सपेक्टिव से हो, चाहे नॉर्मली भी हो, या आपने NABARD के बारे में अगर पढ़ा हो, सो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस स्टेटमेंट, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ से। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर था आपका ऑप्शन बी, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, बट द सेकेंड वॉज नॉट द रीजन फॉर द फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 96 में आपका अगेन ऑप्शन सी वॉज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप यहाँ देखोगे, दैट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स, ये आपका आर्टिकल 355 है,
देन आपका सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, दैट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्ट स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग द लीगल काउंसिल टू अ पर्सन हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, दिस इज आर्टिकल 22। देन थर्ड इज पोटा के बारे में। पोटा को एक ड्रैकोनियन लॉ बोलते हैं, अगर आपको इस बारे में आइडिया होगा थोड़ा बहुत, और इन दोनों को आपको पता है कि दोनों सही हैं, ये गलत है, बिकॉज ड्रैकोनियन से ही आप समझ जाओगे कि ये गलत है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर था सोमालिया की सबसे ज़्यादा फूड शॉर्टेज कहाँ हो रही है इन कंट्रीज में से, इट वॉज सोमालिया। क्वेश्चन नंबर 99, इसका आंसर था दैट बोथ 1 and 2 वर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 आई बिलीव भले ही इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड तो था, बट इट वॉज अ टफ क्वेश्चन। वाई? बिकॉज आप ये 2 स्टेटमेंट्स तो ठीक है समझ सकते हो, बट कमिंग टू स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 4, दे वर रियली टिपिकल। तो पॉलिटी में भी पहली बार ऐसा हो रहा था कि कुछ क्वेश्चंस आपको स्किप करने पड़ रहे होंगे, कि उनको करने का कोई फायदा नहीं है, वहाँ पर रिस्क लेना ठीक नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर था दैट ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सारे के सारे 100 क्वेश्चंस की आंसर की देख ली है। ओनली 1 क्वेश्चन आई एम डाउटफुल अबाउट, दैट वाज यूएसए एंड ईयू वाला ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। बाकी सारे आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। आप प्लीज़ इवैल्यूएट करिए अपनी परफॉर्मेंस को, कितने सही हैं कितने गलत है, कॉमेंट में बताइए, सो दैट मैं हर एक के साथ, आप में से सभी के साथ जो है एक इंटरेक्शन कर सकूँ, एक डिस्कशन कर सकूँ, ईदर थ्रू मेल यू कैन टेल मी और जस्ट कॉमेंट इट डाउन, बिकॉज इससे क्या होगा, एवरीबडी विल नो कि किस तरीके का पेपर था, कैसे इसको करना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए फॉर नेक्स्ट ईयर। एंड जिसका बाय द केस बन रहा है, ठीक मार्क्स बन रहे हैं, एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि दे विल बी राइटिंग मेंस, एंड जिनका नहीं भी बन रहा है, इन ईदर ऑफ द केसेस यू आर लेफ्ट विथ, लेट मी टेल यू, ओनली 1 ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास अभी है कि आपको अब जो है मेंस के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज मैं बता दूं, मैंने पहले भी ये चीज़ अपनी जो ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो थी, जो मैं 2023 के लिए जो वीडियोस बना रही थी सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे मैंने बार बार एम्फेसाइज किया था कि क्या होता जा रहा है कि मेंस के लिए जब आप पढ़ते हो ना, वो धीरे धीरे प्री में पूछना यूपीएससी स्टार्ट कर रही है, ठीक है। एंड दे आर सेटिंग अ ट्रैप, वो इस टाइप के पेपर्स ही ऐसे बना रहे हैं दैट इट्स अ ट्रैप फॉर यू। बहुत ज़्यादा लोगों को लगेगा कि स्पोर्ट्स क्यों पूछ दिया, बट स्पोर्ट्स के या 10-20 क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, 2 या 3 ही पूछे हैं, ठीक है। देन येस आई डू एग्री कि ये जो पेयर्स वाले हैं, दैट यू नो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 आर करेक्ट, ये वाला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया इस बार। पिछले साल ये सिर्फ 8 क्वेश्चन थे, अब नियर अबाउट आई एम अगेन सेइंग दैट 45 to 47 क्वेश्चंस वो लाइक दैट। डेफिनेटली इट वॉज ट्रिकी, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता। द ओनली आंसर एंड द ओनली वे टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स आई कैन से इज PYQs, no coaching and no n number of books can help, but only this will help। जब तक ये नहीं करेंगे, इसको अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे ना, तब तक हम बार बार फंसेंगे इस प्री की विशियस सर्कल में कि प्री नहीं होगा, चाहे आप मेंस कितना ही अच्छा परफॉर्म करते चलें। एंड प्री को क्लियर करने के लिए PYQs तो करना ही है, साथ साथ मेंस का प्रिपरेशन करना है। ओनली दीज 2 थिंग्स रादर आई विल से विल हेल्प यू टू क्लियर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स। तो प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट लो, बहुत ज़्यादा पैनिक मत करो यार, आराम से रहो, सोचो, एनालाइज करो, इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे बात करो, समझो चीज़ों को, एंड वी विल टुगेदर प्रोसीड फॉर 2024, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।